Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss another important video of international relations, that is relationship between India and Bangladesh. Let's begin with it. आज के इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है, द फर्स्ट इज हिस्टोरिकल टाइज। हिस्टोरिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप किस तरीके से रन किए हैं, किस तरीके से डेवलप हुए हैं, प्रेजेंट स्टेट में किस तरीके से उन रिलेशनशिप को देखा जा सकता है, वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया, किस तरीके से बांग्लादेश हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है, वो हमें डिस्कस करना है। थर्ड इज कमर्शियल डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फोर्थ इज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, किस तरीके से डिफेंस पर्सपेक्टिव पे, और जब सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव की बात आती है, नॉट जस्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बट फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया एज वेल, बांग्लादेश किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, उसे भी हमें डिस्कस करना है। सिक्स था बॉर्डर इश्यूज, जो पोरस बॉर्डर की वजह से कुछ इश्यूज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आ जाते हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना है। सेवंथ था रिवर शेयरिंग इश्यूज, जो बेसिकली हाइड्रो डिप्लोमेसी है, उसे किस तरीके से मेंटेन रखा जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जहां हमें मेजर टसल्स देखने को मिलती हैं इन द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, उसे डिस्कस करना है। एंड द एट्थ आर, इन सबको छोड़ के कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे पास जो हमें टैकल करने पड़ रहे हैं वाइल मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, उसे भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज हिस्टोरिकल टाइज। हिस्टोरिकल टाइज से जैसे हमें देखने को मिलता है 1947 में जब पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट हुआ था, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री कंट्रीज, बेसिकली थ्री पार्ट्स, दैट वाज द ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है, इट वाज अर्स्टवाइल पार्ट ऑफ बंगाल। तो इस वजह से आपको काफी ज्यादा एथनिसिटी और कल्चर सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर। इवन द लैंग्वेज इज सेम, दैट इज बांग्ला। और जो उनका नेशनल एंथम है दैट वाज आल्सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा भी नेशनल एंथम लिखा है। उनका नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे लिखा गया था। जो मॉडर्न बांग्लादेश है, जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है, which got independence in 1971 after the, जिसे हम लिबरेशन वॉर बोलते हैं बांग्लादेश की। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया था, और इवेंचुअली इन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1972 के अंदर उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को साइन कर लिया था, जो दिखाता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वर वेरी कॉर्डियल सिंस द स्टार्टिंग पीरियड। अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया, तो सबसे पहले हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ अपना सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। टू बी स्पेसिफिक, इट इज अराउंड 4096 किलोमीटर्स। तो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर जो है इंडिया के साथ सबसे ज्यादा है, और इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विद मल्टीपल कंट्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा जो लैंड बॉर्डर वो शेयर कर रहा है वो बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। साथ के साथ बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक वेज बना के देता है, हमें एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बना के देता है अगर मुझे मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करना है। तो अगर मुझे कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है बिटवीन द मेनलैंड इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाई बेसिकली हैविंग द ऑल्टरनेटिव रूट्स अदर देन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो बांग्लादेश वहां भी एक मेजर रोल प्ले करता है। बांग्लादेश इंसर्जेंसीज को काउंटर करने में, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर मेजर इंसर्जेंसीज मुझे देखने को मिली हैं, मेजर इंसर्जेंट्स ग्रुप मुझे देखने को मिले हैं, सच एज उल्फा, मिजो नेशनल फ्रंट, NSCNs, तो इन सबको टैकल करने में भी बांग्लादेश का एक मेजर रोल है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर, उसमें बांग्लादेश का एक मेजर रोल देखने को हमें मिला था। काफी ज्यादा कोऑपरेट किया था बांग्लादेश ने उस समय पे भी। बांग्लादेश एक मेजर रोल और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जब मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करता हूं, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, अगर मुझे कनेक्टिविटी चाहिए अपनी एशियान कंट्रीज के साथ, तो बांग्लादेश एक कहीं ना कहीं बीच में पड़ती है वो कंट्री, तो उसके साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है अगर मुझे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है और अपनी एशियान कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। अगर कमर्शियल डिप्लोमेसी की बात की जा रही है तो बांग्लादेश जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहां तक कि देखा जाए तो जैसे हम वीट एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 55% जो हमारा वीट जा रहा है वो भी बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। लास्ट 10 ईयर्स में लगभग हम उन्हें $8 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर चुके हैं फॉर द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। इसके साथ साथ 2020 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश इंडिया प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं बांग्लादेश की, सो दैट इकोनॉमिकली भी वो राइज कर सके, कॉज अ हैप्पियर नेबर रिजल्ट्स इन दी हैप्पियर अस।
अगर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है तो काफी ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से फ्रॉम द इंडियन मनी, जो इंडियन लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो एफडीआई प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है जिसे हम बोलते हैं ढाका टोंगी जयदेवपुर रेलवे लाइन, जो ढाका से टोंगी जाती है, देन टोंगी से जयदेवपुर जाती है। तीनों जगह कहाँ पड़ती हैं? बांग्लादेश के अंदर ही पड़ती हैं। इसके अलावा एक बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बोलते हैं पाइपलाइन को, जो कि कनेक्ट की, जो इसको किसको कनेक्ट कर रही है? जो सिलीगुड़ी इंडिया को कनेक्ट कर रही है फ्रॉम दी पार्वतीपुर इन बांग्लादेश। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू हम बांग्लादेश तक रीच कर सकते हैं। अदर देन दैट हमने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर इंडिया और रशिया कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। कहां? बांग्लादेश के अंदर। रशिया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और हम वहां के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और अगरतला गौहरा रेलवे लिंक देखने को मिलता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है, और डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट की और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अगर डिफेंसिव सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की बात की जा रही है तो दोनों नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसे हम बोलते हैं डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मेजर रीजन है टू कॉम्बैट द टेररिज्म, क्योंकि कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बांग्लादेश के अंदर भी फंक्शन करती हुई दिख जाती हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेडिकलाइजेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, ना बांग्लादेश के लिए ना हमारे लिए, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टेररिज्म इज नॉट अ नेशनल पर्सपेक्टिव, नॉट अ नेशनल इशू, इट्स अ इंटरनेशनल इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन देखने की जरूरत होती है, और उसी पर्सपेक्टिव से इंडिया और बांग्लादेश ने ये डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। 2015 में एक और एग्रीमेंट जो साइन किया है, दैट इज द एग्रीमेंट ऑन कोस्टल शिपिंग। इससे क्या हो जाता है, जो हमारे इस एग्रीमेंट ने हमारे मर्चेंट वेसल्स को अलाउ कर दिया है, बेसिकली फैसिलिटेट कर दिया है क्या यूज, कि वो वहां के 3 पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं बांग्लादेश के। कौन कौन से पोर्ट हैं? वन इज चट्टोग्राम पोर्ट, सेकंड इज चिटोगांग पोर्ट एंड थर्ड इज द मोंगला पोर्ट। इन तीनों पोर्ट्स को इंडियन मर्चेंट शिप्स भी, मर्चेंट वेसल्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं आफ्टर दिस एग्रीमेंट, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को भी काफी अच्छे से इंप्रूव करेगा। अदर देन दिस, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है बांग्लादेश हमारे लिए। अगर बॉर्डर इश्यूज की बात की जा रही है तो एक लैंड बॉर्डर इशू का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन किया गया था 2015 के अंदर, 2015 के अंदर थ्रू दी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन ये जो इशू है ये काफी पुराना है, सिंस द टाइम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। कुछ कॉन्क्लेव्स ऐसे थे, जैसे 111 कॉन्क्लेव्स जो हैं, जो इंडिया को बिलोंग करते थे, वो बांग्लादेश रीजन में आ गए थे। बिकॉज ऑफ दी जो डिमार्केशन हुआ है, जो पार्टीशन हुआ है, वो ठीक से नहीं किया गया, डिमार्केट किया नहीं किया गया लैंड बाउंड्री को। और कुछ 51-55 एनक्लेव जो है वो बांग्लादेश के इंडिया के अंदर थे, जिनके एक्सचेंज की नीड हमें पड़ी, और हमने 2015 में थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको सक्सेसफुल भी बनाया। लेकिन ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी तो वो स्टार्ट हुई थी नेहरू नून एग्रीमेंट से, जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ साइन किया गया था 1958 में। फाइनली एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी साइन किया गया बांग्लादेश के साथ, जब 1971 में वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 1974 के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमें मिल नहीं पाए। फाइनली 2015 में आफ्टर द कमिंग ऑफ एनडीए गवर्नमेंट एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके अंदर इन जो एनक्लेव्स हैं, जो एक दूसरे की टेरिटरी में आ रहे हैं और वहां के सिटीजन्स क्या हो चुके हैं, वो स्टेटलेस सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो हमने क्या कर दिया कि जो 51 एनक्लेव्स इंडिया के अंदर है, द पीपल वुड बी एंड द रीजन वुड बी ट्रीटेड एज द इंडियन टेरिटरी, और जो 111 एनक्लेव्स जो बांग्लादेश के अंदर है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज द बांग्लादेशी टेरिटरी, जिससे उन लोगों का भला हो सके, उनके साथ कोई वायलेशन, उनकी राइट्स का वायलेशन ना देखने को मिले हमें। तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अदर देन दैट, अगर बॉर्डर इशूज में मुझे मैरीटाइम बॉर्डर इशू देखने को मिल रहा है, एक आइलैंड है जिसे हम सैंड बार आइलैंड बोलते हैं या फिर न्यू मूर आइलैंड बोलते हैं, आज की डेट में से वेनिस्ड आइलैंड बोलते हैं। तो ये जो आइलैंड है, ये टेरिटरी बेसिकली साइक्लोन के थ्रू बना था, और इनिशियली हमने इस टेरिटरी को यूटिलाइज करने के लिए एक डॉक्ट्रीन फॉलो करी जिसे हम बोलते हैं थैलवेग डॉक्ट्रीन, जो कि मिड चैनल फ्लो पे यूटिलाइज होती है, मतलब जो यहां से सेंटर से डिवाइड करेगा आधा आधा डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया मेंटेन करना, क्योंकि जो आइलैंड है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन जो है वो शिफ्ट करता रहा, इस वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फाइनली 2010 में बांग्लादेश क्या करता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाता है कि ये आइलैंड बिलोंग्स टू बांग्लादेश। इंडिया जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट आता है, दैट वाज इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश। तो जिस टाइम पे ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हो रहा था और जब ये एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव चल रहा था, तो ये न्यू मूर आइलैंड जो है हमने ये बांग्लादेश को उसी टाइम पे दे दिया था, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही ये सबमर्ज हो जाता है और आज की डेट में से हम वेनिस्ड आइलैंड बोलते हैं। अगर रिवर शेयरिंग इश्यूज की बात की जाए तो लगभग 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं, छोटी बड़ी लगभग 54 रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं। अगर गंगा की बात की जा रही है तो इंडिया बांग्लादेश ने एक गंगा ट्रीटी साइन की थी, दैट वाज इन ईयर ऑफ 1996, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है रिवर शेयरिंग के लिए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बेसिकली इसके लिए, लेकिन आज की डेट में भी बांग्लादेश के साथ कुछ इशू है रिगार्डिंग द फरक्का बैराज। उनको ऐसा लगता है कि जो पासिंग ऑन द रिवर वाटर है वो पूरी तरीके से
आइडियली नहीं कर रहा है इंडिया। समर्स में जब वाटर की नीड ज्यादा होती है तो उस टाइम इंडिया कम वाटर रिलीज करता है, और जिस टाइम इंडिया के पास ज्यादा वाटर होता है ड्यूरिंग द मानसून पीरियड, उस टाइम पे वो ज्यादा वाटर रिलीज करता है, जो कि बांग्लादेश के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। तो आज की डेट में भी गंगा को लेकर कुछ इश्यूज बने हुए हैं, जबकि ऑलरेडी ये गंगा वाटर रिवर शेयरिंग ट्रीटी हो चुकी है 1996 के अंदर। अदर देन दैट मुझे तीस्ता का इशू देखने को मिल रहा है। तीस्ता ने ऑलरेडी 2 एडहॉक एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स बना चुके हैं इंडिया बांग्लादेश साथ में मिलकर, पहला 1983 में, दूसरा 2011 के अंदर, 2011 के अंदर, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंशियल एग्रीमेंट नहीं आ पाया जिससे हम कंक्लूड कर सकें। कारण यह है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, वो तीस्ता जो है वहां की 5 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। 5 नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल को पानी प्रोवाइड करती है तीस्ता रिवर। तो अगर मैं रिवर शेयरिंग करता हूं तो शायद उन डिस्ट्रिक्ट्स पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ममता बनर्जी एग्री नहीं करती है तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग पे, जिसकी वजह से एक मेजर हिंड्रेंस आ रहा है, एक मेजर हर्डल है, जिस वजह से तीस्ता वाटर रिवर वाटर शेयरिंग का इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। बराक रिवर जो कि मिजो हिल से निकलती है, जो कि फिर बांग्लादेश में जाके एंटर करती है, उसके ऊपर मणिपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जा रहा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसे हम बोलते हैं तिपाईमुख डैम। इस रिवर पे बांग्लादेश कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है, क्योंकि ये वाटर शेयरिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इंडिया के पास एक अपर हैंड आ जाएगा टू कंट्रोल दी वाटर ऑफ रिवर बराक, तो वो भी एक इशू है, बराक रिवर की वाटर शेयरिंग। और वो तिपाईमुख जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी एक मेजर इशू की तरह दिखता है मुझे। अगर चैलेंजेस इन रिलेशनशिप की बात की जाए अदर देन दीज इशूज, तो चाइना फैक्टर जो है एक मेजर इशू की तरह दिखता है मुझे इंडिया चाइना रिलेशनशिप के अंदर। जो चाइना का रोल है वो विद टाइम बढ़ता ही गया है। जैसे चिटागोंग पोर्ट की हम बात करते हैं, दैट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय चाइना। बांग्लादेश जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है। लगभग 80% अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, बांग्लादेश वो चाइनीज इंपोर्ट के थ्रू फुलफिल करता है। और जो ट्रेड विद बांग्लादेश है वो एक वन साइडेड है अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और बांग्लादेश का ह्यूज डेफिसिट है इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि अभी प्रो इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, शेख हसीना की सरकार है वहां पर, जो कि प्रो इंडियन लीडर हैं, मुजीबुर रहमान की फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को स्थापित किया था, जो कि बेसिकली जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अगर मुझे रिलेशन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इंडिया बांग्लादेश में, वो है फर्स्ट इज एनआरसी सीए, जो आपने देखा था, जो एनआरसी की बात करते हैं, या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर हम ये बोल रहे थे कि कुछ लोग जो बेसिकली 31 मार्च 2014 के बाद यहाँ आए हैं, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा आफ्टर आइडेंटिफाइंग देम कि कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और आज की डेट में ये भी बोला जाता है कि लगभग 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं भारत के अंदर घूम रहे हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली आपने देखा था, पिछले कुछ सालों से उठा है रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या इशू के अंदर क्या है, इंडिया ने अलाउ नहीं किया है रोहिंग्यास को एंटर करना कॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और वापस जितने भी रोहिंग्यास आ चुके हैं, दे आर उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं वापस बांग्लादेश, और हम बांग्लादेश को हेल्प भी कर रहे हैं उन चीज को रिजॉल्व करने के लिए, जिससे वो अच्छे से ट्रीट कर पाए रोहिंग्यास को थ्रू दी ऑपरेशन इंसानियत। लेकिन स्टिल बांग्लादेश के अंदर जब ये डिपोर्टेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ट्रसल और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पोरस ट्रेड, पोरस बॉर्डर होने की वजह से, इतना बड़ा बॉर्डर है जो कि पोरस है, जिसको कभी भी डिमार्केट या फिर आप सील नहीं कर सकते, या फिर आप उसमें पोरसिटी का मतलब होता है जहां नेचुरल बाउंड्रीज हो, जैसे रिवर बाउंड्री होगी, माउंटेन बाउंड्री होगी, तो वहां फेंसिंग नहीं कर सकते। तो पोरस बॉर्डर की वजह से काफी ज्यादा हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या फिर इलीगल ट्रेड देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली इलीगल आर्म ट्रेड की बात करी जाए, ड्रग ट्रेड की बात की जाए, या फिर इलीगल माइग्रेशन की भी बात की जाए, तो ये सब हमारे लिए एक मेजर इश्यूज की तरह राइज होते हुए दिखते हैं इन अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखते हैं तो जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।